हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आई होप सब लोग मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी पूरी शिद्दत के साथ कर रहे होंगे। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस फिक्स्ड एट स्मॉल डिस्टेंस कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब आपके दो चार्ज हों इक्वल एंड अपोजिट और कुछ दूरी पे रखे हों, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे मान लीजिए एक चार्ज आपका 2 कूलम्ब है और ये यहाँ पे रखा हुआ है, तो दूसरा चार्ज उससे कुछ दूरी पे रखा होगा और ये इसके बराबर होगा लेकिन अपोजिट साइन का होगा, मतलब ये 2 कूलम्ब होगा लेकिन माइनस का होगा। तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जो पूरा सिस्टम है इनके बीच का मान लीजिए डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं आर है, तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं, दो चार्ज के सिस्टम को, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है। अब ये यूजुअली कहां पे यूज होता है? जब हम मॉलिक्यूल की बात करेंगे वहां पे यूज होगा। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लेते हैं, केमिस्ट्री में आते थोड़ा सा कहेंगे फिजिक्स वाले सर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आज। तो इलेक्ट्रिक, जैसे आप मान लीजिए हाइड्रोजन फ्लोराइड है, इसमें आपको पता है फ्लोरीन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो माइनस डेल्टा माइनस यहाँ पे आ जाता है और डेल्टा प्लस यहाँ पे आ जाता है। तो दोनों चार्ज बराबर हैं और ये स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं। तो इस तरह के केसेस में हम लोग इसको बोलेंगे कि इसका एक ये डाइपोल बन चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एक तरह का डाइपोल बनेगा। ठीक है। और ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। अभी आगे जरूरत पड़ेगी हमें, तो इसको हम बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। जैसे मान लो ये H और H होता, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाता, ना तो यहाँ जाता ना यहाँ जाता, तो इसको हम नॉन पोलर बोलेंगे। ठीक है। तो ये पोलर हो गया, नॉन पोलर हो गया। तो पोलर मॉलिक्यूल के केस में हमारे पास डाइपोल की जरूरत, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा बन जाता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है बार मैग्नेट की तरह, जैसे आपने बार मैग्नेट पढ़ा था, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ से लाइनें बाहर निकलती हैं, साउथ में जाती हैं, साउथ से फिर नॉर्थ में आती हैं। तो ऐसे ही वहां पे नॉर्थ एंड साउथ पोल था और यहां पे प्लस और माइनस चार्ज है, तो बिल्कुल जो है बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। आप पढ़ोगे जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर रहे हो, ऐसे आप मैग्नेटिक डाइपोल की बात करोगे जो कि आगे आएगा, अभी आप पढ़ोगे आगे जाके। तो मैग्नेटिक डाइपोल जो होता है यहाँ पे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल में प्लस चार्ज और माइनस चार्ज होता है, दोनों चार्ज बराबर होते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एनालोगस टू द बार मैग्नेट और द मैग्नेटिक डाइपोल इन द मैग्नेटिज्म। एवरी डाइपोल हैज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, जो हम आगे देखेंगे इसका मतलब क्या होता है। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है डाइपोल मोमेंट विच इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक मोमेंट। और जब हम मैग्नेटिज्म की बात करेंगे, जब हम वहां तक पहुंच जाएंगे चैप्टर में, तो हम बात करेंगे एक और टर्म की जो है मैग्नेटिक मूवमेंट। तो बिल्कुल सेम होता है, जैसे यहाँ पे क्यू आपका चार्ज है, वैसे यहाँ पे पोल है, तो और डिस्टेंस तो आपके जैसे दो पोल के बीच में डिस्टेंस होता है नॉर्थ एंड साउथ के बीच में, ऐसे दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस होता है, तो बिल्कुल सेम टर्म है, सब कुछ सेम है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से कि जैसे यहाँ पे हमारा प्लस और माइनस चार्ज है और वहां पे माइनस नॉर्थ एंड साउथ पोल है, तो ये बताओ कि यहाँ का जो प्लस चार्ज है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल? किसकी तरह बिहेव कर रहा है, मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरह या साउथ पोल की तरह? अगर कई लोगों ने सोच लिया होगा, हिंट देता हूं चलो, नॉर्थ पोल से लाइनें बाहर निकलती हैं, अब बताओ प्लस चार्ज किसकी तरह बिहेव कर रहा है? तो प्लस चार्ज से भी लाइनें क्या होती है, बाहर निकलती हैं, तो प्लस चार्ज भी कैसे बिहेव करेगा, जस्ट लाइक द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से लाइनें बाहर निकलती हैं और प्लस चार्ज से भी बाहर निकलती हैं, तो प्लस चार्ज नॉर्थ पोल की तरह और माइनस चार्ज साउथ पोल की तरह। तो बिल्कुल सेम चीजें हैं, जो चीजें यहां पर हम पढ़ेंगे वहां पे भी एग्जैक्टली सेम चलेंगी। ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। तो डाइपोल मोमेंट की जब बात करें तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? ठीक है। तो यहां पे हमारा एक डाइपोल है जिसके बीच में यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, दो चार्ज रखे हुए हैं, इक्वल एंड अपोजिट हैं, बिल्कुल आप देख रहे हैं, और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। अब बोलोगे सर छोटा डिस्टेंस बोला था आपने तो बड़ा डिस्टेंस बना दिया बहुत। ठीक है, तो कोई बात नहीं, दिखाने के लिए आपको बड़ा बनाया ताकि कुछ समझ में आ जाए। तो डिस्टेंस जो इनके बीच का है उसको हमने 2a माना है। अब आप बोलोगे सर a क्यों नहीं माना, 2a क्यों मान लिया? तो आगे आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि 2a क्यों माना है, लेकिन डिस्टेंस को हमने 2a मान लिया, इनके बीच का डिस्टेंस 2a है। तो इफ 2a इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज प्लस एंड माइनस की, तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होती है? डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हमारी होती है q इंटू 2a। जो डाइपोल मोमेंट होता है उसको हम p से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? p से। और इसकी वैल्यू क्या होती है? q इंटू 2a के बराबर, यानी चार्ज इंटू डिस्टेंस के बराबर होती है। जो भी चार्ज है, ये ले लो चाहे ये ले लो, q इंटू 2a, मतलब हमारा जो चार्ज होगा प्लस वाला चार्ज हम लेते हैं तो 2a लेते हैं। ठीक है। डाइपोल मोमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी एक डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन किधर को होती है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन किधर को होगी? तो इसकी डायरेक्शन क्या प्लस से माइनस की तरफ को होगी या माइनस से प्लस की तरफ को होगी?
तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है माइनस से प्लस की तरफ को, एज शोन इन द फिगर। ये देखिए माइनस से प्लस की तरफ को एरो बनाया हमने, तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है यहां पे वो माइनस से प्लस की तरफ को होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो तो क्या होता है, प्लस से बाहर निकलता है और माइनस की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पे ये उल्टा है, ये जो है माइनस से बाहर निकल रहा है और प्लस की तरफ को जा रहा है, तो ये उल्टा होता है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा इससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से उल्टा होता है यहाँ पे। तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है किधर से होती है, माइनस से प्लस की तरफ को, ध्यान रखिएगा ये। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। अच्छा, इससे क्वेश्चन से पहले एक चीज और आपको बता दूं कि डाइपोल मोमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर को आपको पता है वेक्टर जब होंगे तो वेक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है उनको ऐड करना, कैसे ऐड करना है, कैसे माइनस करना है, उसके लिए एक रूल होते हैं कुछ, है ना, आपने पहले भी यूज किया है। अब देखिए डाइपोल मोमेंट कई बार क्या होता है कि अभी तो सिंपल मॉलिक्यूल हमने देखा HF, लेकिन मान लीजिए हमारा मॉलिक्यूल है वाटर, जैसे मान लो OHH। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे जो है ये ऑक्सीजन जो है माइनस चार्ज ले लेगा अपने पे और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस आ गया, यहाँ पे डेल्टा प्लस आ गया, और यहाँ पे जो है ट्वाइस आ जाएगा, इसके डबल जो है आपका जो है चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे जो है 2 टाइम्स डेल्टा माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन में क्या होगा, डबल चार्ज आ जाएगा इसके। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट किधर को है, क्या डायरेक्शन है, तो कैसे बोलोगे आप? अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि डाइपोल मूवमेंट कैसे है, भाई सिंगल मॉलिक्यूल ठीक है, एक चार्ज है माइनस चार्ज प्लस चार्ज तो ठीक है, लेकिन अगर 3 चार्ज होगा तो क्या करोगे? तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग ये मान सकते हैं यहाँ पे कि देखिए ये जो चार्ज है इसको हम डबल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन का चार्ज माइनस है और हाइड्रोजन का प्लस है, तो एक डाइपोल तो ये बन गया हमारा। डायरेक्शन क्या होगी इसकी बताओ, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन होगी या हाइड्रोजन से ऑक्सीजन? अभी देखा था हमने, किधर को होती है डायरेक्शन, माइनस से प्लस की तरफ को होती है, तो माइनस से प्लस मतलब इधर को इसकी डायरेक्शन होगी, तो एक डाइपोल तो ये बन गया। दूसरा इसका माइनस चार्ज यहां मान लो और ये हाइड्रोजन का प्लस ये है, तो एक डाइपोल आपका ये हो गया, तो ये दोनों डाइपोल हो गए, इनके बीच में कुछ एंगल होता होगा, आपको पता होगा ऑक्सीजन में कितना एंगल होता है। तो इन डाइपोल को अगर हमें ऐड करना है अब, तो इनको हम वेक्टर की तरह ऐड करेंगे, और वेक्टर में ऐड कैसे करते हैं हम लोग, आपको पता है जब दो वेक्टर होते हैं उनको ऐड कैसे करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से ऐड करते हैं। तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा इनके बीच का एंगल हो जाएगा, तो वहां से हम नेट रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्शन किधर को आएगी उसकी, डायरेक्शन उसकी बिल्कुल बीचों बीच आएगी, क्योंकि दोनों डाइपोल बराबर हैं, दोनों डाइपोल मूवमेंट बराबर है, इसलिए डायरेक्शन हमारी बीचों बीच आने वाली है। आई होप ये बात सबको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन देखते हैं, आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा डाइपोल मूवमेंट के बारे में। पहला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 ए क्या होता है, एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम, द मूवमेंट ऑफ दिस डाइपोल विल बी, तो इसका मूवमेंट कितना होगा। अच्छा, इसकी यूनिट की हमने बात नहीं की ना, डाइपोल मूवमेंट की यूनिट क्या होगी, तो यूनिट आपको पता है चार्ज इनटू डिस्टेंस है, तो यूनिट क्या होगी, कूलम इनटू मीटर। देखो यहाँ पे आ गया ना ये, तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलम इनटू मीटर। ठीक है, चलिए, तो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर एट डिस्टेंस ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, मूवमेंट ऑफ दिस डाइपोल विल बी, इसका मूवमेंट कितना होगा ये आपको बताना है, डाइपोल मूवमेंट कितना होगा। तो डाइपोल मूवमेंट आपको पता है Q इंटू पी हमारा जो होता है कितना होता है, Q इंटू 2a या Q इंटू आर लिख सकते हैं। ठीक है, अब Q इंटू आर कितना होगा, Q कितना होता है, तो चार्ज यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, दोनों का चार्ज बराबर होता है, तो हम प्लस वाला चार्ज मान लेते हैं 1.6 10 की पावर -19 और इनटू आर, आर इनके बीच का डिस्टेंस है 1 एंगस्ट्रॉम। अब 1 एंगस्ट्रॉम कितना होगा, ये तो कूलम में आ गया, ये मीटर में आना चाहिए डिस्टेंस, तो कितना मीटर हो जाएगा ये, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर, तो ये आपका जो है वैल्यू जो आएगी कूलम मीटर में आ जाएगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -29 कूलम मीटर आ जाएगा। ठीक है, कूलम मीटर, तो आंसर हमारा आ जाएगा ये। कौन सा आंसर मैच कर रहा है, कोई कर रहा है, ये वाला कर रहा है, तो ये वाला आंसर मैच कर रहा है हमारा 1.6 10 की पावर -29 कूलम मीटर। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि इसको हम MC नहीं लिखते, क्योंकि उसका तो होता है मिली कूलम, तो मिली कूलम लिखोगे, अगर आप M को पहले कर दोगे C को बाद में करोगे तो मिली कूलम हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे इसको कूलम मीटर ही लिखते हैं, इसकी जो यूनिट होती है वो कूलम मीटर ही हम लोग लिखते हैं। राइट, डन है। यहाँ पे डायरेक्शन अगर आप लिखना चाहो डायरेक्शन आप लिख सकते हो, कहां से कहां तक होगी, आप लिख सकते हो फ्रॉम इलेक्ट्रॉन टू द प्रोटॉन, क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ को आपकी डायरेक्शन होती है, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन टू द प्रोटॉन। अच्छा, एक और बात आपको चलते हुए बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपको बता रहा हूं, यहाँ पे कई बार बच्चे Q इंटू 2a यूज करते हैं, तो चलो ठीक है Q इंटू 2a लिखते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे कई बार a की वैल्यू ना ये पुट कर देते हैं 10 की पावर -10, वो सोचते हैं कि a मतलब जो वैल्यू दी हुई है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो पूरा डिस्टेंस है 2a
उसकी वैल्यू माइनस ये दी हुई है 1 एंगस्ट्रॉम। तो ये पूरा 2a का वैल्यू इतना लिखना है हमें। ऐसा मत करना पेपर में कि आपने ये a का वैल्यू इतना पुट कर दिया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये पूरा 2a जो होता है यही r होता है, इसलिए मैंने फॉर्मूले में यहाँ पे r लिखा है। ठीक है, तो ये गलती होती है कॉमन, जो बच्चे गलती करते हैं, तो ऐसी गलती मत करना। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे सर इतना ही है तो ऐसी फॉर्मूला यूज कर लो ना, फिर 2a क्यों लिख रहे हो बार बार। अभी आगे आपको पता चलेगा 2a क्यों लिख रहे हैं हम लोग, इसका भी एक कारण है। कुछ ही समय बाद आपके सामने वो कारण प्रस्तुत कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। जैसे अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाला, तो वही क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे -2q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे q चार्ज है, यहाँ पे q चार्ज है, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा है। ये L लिखा है ना यहाँ पे, तो डाइपोल मोमेंट ऑफ द गिवन सिस्टम इज, ये तीनों एक्चुअली L हैं। तो आपको बताना कितना इसका डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही होगा केस, एक तो -q चार्ज और +q का डाइपोल बन जाएगा इधर को, तो एक डाइपोल इधर को बन जाएगा, इसको P1 मान लेते हैं, और इधर को एक और बन जाएगा, उसको P2 मान लेते हैं। अब दोनों की वैल्यू बराबर होगी, है ना, P1 और P2 की वैल्यू बराबर होगी। वैल्यू कितनी होगी इनकी? P1 की वैल्यू होगी q इंटू 2a, q इंटू मतलब L, और ये भी हो जाएगा q इंटू L। दोनों की वैल्यू बराबर होगी q इंटू L और q इंटू L। ठीक है, राइट। अब ये दोनों हमें ऐड करने, दोनों क्या करना है हमें ऐड करने। कैसे ऐड करोगे? तो दो वेक्टर को ऐड करने का फॉर्मूला हमने पढ़ा था a² + b² + 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट नेट आएगा p नेट, वो आ जाएगा p1² + p2²। तो p हम मान सकते हैं p1² + p2² + 2p1 p2 cos थीटा। cos थीटा हो जाएगा आपका cos 60, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब p1 p2 बराबर है, तो उसको हम मान सकते हैं कि ये p1², ये p1², ये भी p1², तो 2p1² हो गया ये, प्लस 2 ये भी p1 हो गया, p1² कर लेते हैं इसको। cos थीटा आपका होता है 1/2 cos 60, तो ये कट गया, तो कितना आ गया ये 3p1²। अच्छा भाई सब लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन कर लिया करो, अगर मैं नहीं भी बोलता ना तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि सर जी तो कर ही रहे हैं, हम आराम से देखते हैं, ऐसा मजा नहीं लेने। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके खुद देख रहे हैं, मेहनत खुद करनी है। तो 3 इंटू P1 आया, P1 की वैल्यू कितनी हमारी, P1 की वैल्यू q इंटू 2L है, तो q इंटू L है सॉरी, तो √3 इंटू q इंटू L हमारा आंसर हो जाना चाहिए। राइट, कौन सा आंसर मैच कर रहा है हमारा? पहला ही आंसर मैच कर रहा है, √3qL अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये बिल्कुल ऐसे बीच में बनेगा, क्योंकि दोनों डाइपोल बराबर है, तो उसका रिजल्टेंट किधर को आएगा? बिल्कुल बीचों बीच। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरफ को उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो आई होप क्लियर होगा सबको कि डाइपोल क्या होता है और डाइपोल मोमेंट क्या होता है और उसको कैसे हम लोग ऐड या माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट हो गया। आगे मूव करते हैं। अब तो अब जो है वो कहानी आपके सामने आने वाली है, राज खुलने वाला है कि हमने 2a क्यों लिया था डिस्टेंस वहां पे, तो राज अब खुलने वाला है। तो यहाँ पे उस राज को खोलने के लिए यहाँ पे एक डेरिवेशन हमें करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे। कहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे? डाइपोल के पास में। डाइपोल के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। अब डाइपोल के पास में जो है दो स्पेशल पॉइंट होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। कहाँ पे निकालते हैं? ओके, देखिए डाइपोल के जो होता है, डाइपोल आपका ये मान लो -q चार्ज है और ये +q चार्ज है, तो ये इसको जोड़ने वाली लाइन है। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस अभी 2a माना हुआ, राइट। अब यहाँ पे दो स्पेशल पॉइंट होते हैं, एक तो इसके सामने यहाँ पे इस तरफ या फिर इस तरफ बोल सकते हो, है ना। तो इस लाइन को, ये जो इसके बिल्कुल डाइपोल को दोनों चार्जों को काटते हुए पास कर रही है, जा रही है काटते हुए यूं, उसको हम बोलते हैं इसकी एक्सियल लाइन। ये इसके एक्सिस से पास हो रही है, डाइपोल का एक्सिस है, यहां से लाइन पास हो रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन। और यहां पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन, यहां पे या फिर यहां पे। ठीक है, ऐसी एक लाइन हमारी इससे परपेंडिकुलर बिल्कुल बीचों बीच से अगर हम यहां पे निकालें ऐसे, तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं इक्विटोरियल, इक्विटोरियल लाइन। और यहां पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्विटोरियल लाइन। तो यहां पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उसको हम बोलेंगे इक्विटोरियल लाइन। तो ये एक्सियल लाइन और हमारी जो है इक्विटोरियल लाइन है। अब यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो 1 बाय 1 निकालते हैं। पहले मान लो कि एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक्सियल लाइन पे निकालेंगे, मान लीजिए -q चार्ज और दिस इज +q चार्ज, राइट।
और यहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो ये डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे हम लोग निकालेंगे इससे। तो डिस्टेंस मान लीजिए r है। अब r कहां से लेते हैं हम लोग डिस्टेंस? तो r हम डाइपोल के मिड से लेते हैं। कहां से लेते हैं? मिड से। तो यहां से हम लोग मान लीजिए कि r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, मान लीजिए P, यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए यहां पे हमने डिस्टेंस कितना माना है? 2a। तो क्यों माना है अब हमें पता चल जाएगा, उसका फायदा क्या हुआ हमें। देखिए अब जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा यहां पे, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मालूम है? क्या फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? तो हमें पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला का मालूम है ना। पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू KQ बाय आर स्क्वायर। KQ बाय आर स्क्वायर हमारा फॉर्मूला होता है, हमें मालूम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे यहाँ पे, ऐसे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। कौन सी बड़ी बात है, हमने निकाले हुए पहले बहुत सारे फील्ड है ना। दो चार्ज है, दोनों का फील्ड निकालना है, तो पहले मैं इसका फील्ड निकालूंगा, फिर इसका निकालूंगा, फिर दोनों को देख लूंगा ऐड करना है माइनस करना है, डिपेंडिंग ऑन देयर डायरेक्शन, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। अच्छा, अब अगर हम देखें यहाँ पे Q का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर को होगा? मान लीजिए ये Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर को होगा? मान लीजिए ये पॉइंट हमारा A है और ये पॉइंट हमारा B है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो B पॉइंट की वजह से होगा, पहले B का देखते हैं, वो इधर को होगा, EB। ठीक है, क्योंकि प्लस चार्ज से फील्ड क्या होता है? अवे होता है। और माइनस का जो फील्ड होगा यहां पे इस पॉइंट पे, वो किधर को होगा? टूवर्ड होगा, इस तरफ को होगा। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है कौन सा फील्ड बड़ा होगा? क्या प्लस वाला फील्ड बड़ा होगा बी वाले का या ए वाले का? तो चार्ज तो दोनों बराबर है, लेकिन डिस्टेंस जो है इसका क्या है? कम है। तो इसका डिस्टेंस अगर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? अगर डिस्टेंस कम होगा, ये कम होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी प्लस वाले का फील्ड यहां पे क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये वाला बड़ा होगा, ये वाला फील्ड थोड़ा छोटा होगा। तो इसको हम छोटे एरो से शो करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द ए। तो ए का फील्ड इधर को है, बी का फील्ड इधर को है, और जब हम दोनों फील्ड को ऐड करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक्चुअली दोनों को माइनस करना पड़ेगा। और बड़ा फील्ड कौन सा है? EB है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आएगा P पॉइंट पे, वो क्या आएगा? EB माइनस EA। ये हमारा नेट फील्ड आने वाला है ऑन द पॉइंट P। तो P पॉइंट पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है वो ये आने वाला है, EB माइनस EA। आई होप यहां तक सबको क्लियर हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो EB की वैल्यू कितनी होगी? EB हमारा KQ बाय आर स्क्वायर होता है। तो KQ मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। अब R जो है यहाँ तक का डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? कैन यू टेल मी? ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस 2a है, तो उसके मिड पॉइंट से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो जिन लोगों ने अगर सही गैस किया है तो यहां तक का डिस्टेंस जो होगा वो R में से हमें इतना माइनस करना पड़ेगा। ये जो R है उससे हमें इतना यानी A माइनस करना पड़ेगा। तो ये जो डिस्टेंस हमारा होगा वो कितना होगा? R माइनस A होगा। तो B पॉइंट यहां से तक जो डिस्टेंस होगा वो R माइनस A होगा। तो ये R माइनस A का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। आई होप ये क्लियर हो रहा है सबको। ठीक है, ऐसे में आपसे पूछूं कि A पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो यहां तक का डिस्टेंस जो यहां से यहां तक का तो R है, उसमें फिर ऐड करना पड़ेगा कितना? A ऐड करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये R प्लस A हो जाएगा। तो ये R प्लस A का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में ही आएगा, कॉमन ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा। Q हमने स्मॉल लिखा है तो यहाँ पे भी स्मॉल लिख लेते हैं। ठीक है, राइट। तो मैंने यहाँ पे Q लिख दिया। अच्छा, दोबारा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने माइनस का यूज नहीं किया, मैंने Q लिखा है केवल, क्योंकि माइनस की वजह से फील्ड अपोजिट हो जाएगा। वो मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, मैं माइनस कर चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी वो काम कर चुका हूं। ठीक है, तो जो मैंने एक जुर्म की एक ही सजा होती है, 2 बार सजा नहीं होती। तो एक बार मैं काम वो कर चुका हूं ऑलरेडी, जो मुझे करना था। अब दोबारा यहाँ माइनस नहीं लगाऊंगा। ठीक है, तो ऑलरेडी ये हो चुका है। तो यहाँ पे ये R माइनस A आया, ये R प्लस A आया। अब आपको पता है मैंने अब आपको देखो मैंने क्यों यहाँ पे 2a लिया। अगर मैं इसको A मानता डिस्टेंस को, तो ये A/2 होता। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाता? R प्लस A/2, और ये होता R माइनस A/2। तो यहाँ A/2 आता। थोड़ा सा सॉल्व करने में अजीब सा लगता, इसलिए हमने यहाँ पे 2a लिया। कहेंगे सर क्या लॉजिक है ना? तो ऐसा है, लेकिन देखो लगता है थोड़ा अजीब सा लगता है जब सॉल्व करेंगे तो। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं हम। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q को बाहर ले लेते हैं कॉमन, नीचे जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये R प्लस A का स्क्वायर हो जाएगा माइनस R माइनस A का स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे R प्लस A इंटू R माइनस A। तो आपको पता है A प्लस B
और a माइनस बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसकी ब्रैकेट की मल्टीप्लाई करूंगा, जब मैं दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर स्क्वायर भी है साथ में, तो उसका स्क्वायर भी हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। अब जब इसको खोलेंगे ब्रैकेट को तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, और ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar। तो क्या बचेगा यहाँ पे फाइनली, क्या बचेगा, तो ये आ जाएगा हमारा फाइनली q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर देखो क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, यही आता है ना हमारा, प्लस 2ar, और माइनस में आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar, ऐसा कुछ आ जाएगा ये, ठीक है। और अपॉन में आपका आ रहा था आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे आ रहा था, है ना। अब देखो जब ब्रैकेट आप खोलोगे ये वाला, तो इस वाले ब्रैकेट में क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से ये माइनस वाला आर स्क्वायर कट जाएगा, ऐसे ये ए स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो ये 2ar बचा, और ये भी क्या हो जाएगा प्लस का 2ar, तो ये 4ar हो जाएगा, 4ar अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा ये q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा अब तक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आया एट द पॉइंट P। अच्छा एक चीज और देखो यहाँ पे, जो ये Q है और Q इंटू 2a, Q इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है। तो यहां पे अगर मैं 4a में से 2 निकाल लूं बाहर, 2 को अलग कर लूं, तो क्या बचेगा, 2a बचेगा, तो Q इंटू 2a क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, Q इंटू 2a P हो गया, और ये R और बचा, तो ऊपर ये बचा आपका, अरे बेटी 2a को मैंने इसके साथ कर लिया, बाकी 2 जो बचा वो यहाँ पे आ गया, तो 2r इंटू P हो गया, अपॉन में क्या बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो ये आपका कुल मिला के अब तक जो है डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आई है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है एट द पॉइंट P। तो EP पॉइंट जो हमारा है वहां पे जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है वो हमारी इतनी आई है, राइट। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे कि इसकी डायरेक्शन क्या है, अगर हम डायरेक्शन की बात करें यहाँ पे डायरेक्शन क्या है हमारी, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो आएगा नेट फील्ड वो इधर को आएगा, इधर को है ना, क्योंकि ये बड़ा है तो नेट फील्ड इधर को आएगा। अच्छा डाइपोल मोमेंट किधर को है, अगर आप डाइपोल मोमेंट देखेंगे तो डाइपोल मोमेंट इधर से इधर को है, माइनस से प्लस की साइड को है, तो डाइपोल मोमेंट इधर को है और ये भी इधर को है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है वो किसकी डायरेक्शन में आ रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट। तो कई बार हम लोग इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि इसको यहां से जो है पी कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पी कैप से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि आपने एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई किया है तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहा, लेकिन डायरेक्शन किधर को आ गई, डायरेक्शन आ गई टुवर्ड द डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में, ये भी आ गया, ठीक है। तो ऐसे भी हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है जो हमें ड्राइव करना है, काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें ड्राइव करना है। अब इसमें एक स्पेशल केस अराइज होता है कि अगर मान लीजिए हमारा डिस्टेंस काफी ज्यादा हो, मतलब आर जो है जहां पे हम चेक कर रहे हैं डाइपोल, ये जो आर है हमारा ये काफी दूर हो, डाइपोल से काफी दूर हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर रहे हो, तो क्या होगा। तो अगर हमारा आर मान लीजिए ज्यादा है, इफ आर इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू ए, मान लीजिए ए से काफी बड़ा है, तो क्या होगा, ये जो टर्म है आपकी, ये इसमें आप ए को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये कितना बचेगा, केवल आर स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर करोगे तो आर की पावर 4 आ जाएगी। ए को नेग्लेक्ट कर देंगे आर के कंपैरिजन में, तो ए की पावर, ए तो हट जाएगा, आर की पावर 4 आ जाएगी, और ऊपर भी एक आर है तो एक आर से आर की पावर 4 कटेगी, तो कितना बचेगा, ये 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो है यहाँ पे आर की पावर 4 और आर की पावर 1 है, तो आर की पावर कितनी बचेगी नीचे 3, तो आर की क्यूब यहाँ पे बचेगा। तो ये डाइपोल मूवमेंट है, अगर हमारा डाइपोल से काफी दूर आप लोग चेक कर रहे हैं तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जो है ये डायरेक्शन होगी, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में होगी, ठीक है, ये भी बात क्लियर है। मैं इसको याद करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको याद करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं, केवल याद करने के लिए बोलना आपको, 2k, इसको k मान सकते हैं पूरे को, p बाय आर क्यूब। तो याद करने के लिए हम इसको लिख सकते हैं 2kp बाय आर क्यूब, या फिर p वेक्टर लिख सकते हो, क्योंकि p को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो p वेक्टर बन जाता है ना। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है आपका a वेक्टर, तो a वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, a का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट कैप, ऐसे होता है ये। तो जब a को हम उसके कैप से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेक्टर बन जाता है, तो इसको हम kp वेक्टर भी लिख सकते हैं। या अगर केवल न्यूमेरिकल के लिए याद करना है आपको
तो Kp बाय आर क्यूब, 2 Kp बाय आर क्यूब भी यूज कर सकते हो। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है यहां पर वो कितना आया है 2 Kp बाय आर क्यूब। कौन सी लाइन पे बात कर रहे हैं हम अभी, एक्सियल या इक्वेटोरियल? एक्सियल लाइन पे बात कर रहे हैं। 2 Kp बाय आर क्यूब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब ये जो एनसीईआरटी में डेरिवेशन अगर आप देखेंगे तो एनसीईआरटी में पूरा वेक्टर की तरह ड्राइव किया हुआ है। अगर आप इस डेरिवेशन को सेम देखेंगे तो उन्होंने क्या माना है कि उन्होंने पहले माइनस क्यू का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड माना, तो माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, माइनस वाले का फील्ड इधर को होगा, डाइपोल से अपोजिट। तो उन्होंने इसको ये माना है क्यू बाय ये और इंटू पी कैप, लेकिन यहाँ माइनस लगा दिया क्योंकि इसको अपोजिट होगा। और ऐसी प्लस वाले का लिखा है फिर फील्ड, प्लस वाले का किधर को होगा, प्लस वाले का डाइपोल के डायरेक्शन में होगा। फिर दोनों को ऐड किया है, फिर उससे नेट फील्ड निकाला है। तो एनसीईआरटी में कुछ ऐसे डेरिवेशन करके फाइनली वो भी यहीं पे पहुंचे, जो फाइनली जो है यहाँ तक पहुंचे वो लोग। तो ये हमारा होता है। और इसी में स्पेशल केस ये होता है कि आर अगर ज्यादा हो गया तो ये हो जाता है हमारा। और इजी करने के लिए आप ये भी याद कर सकते हो। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात और है, देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे आ रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, आर क्यूब। जब हम पॉइंट चार्ज लेते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर की पावर 2, वहां पे आर स्क्वायर आता था, के क्यू बाय आर स्क्वायर। लेकिन यहां पे क्या आ रहा है, आर क्यूब। तो अगर डाइपोल से आप काफी दूर जाएंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आर की पावर 3 से वेरी करेगा, आर की क्यूब से वेरी करेगा। मतलब अगर आप आर को डबल कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 2 की क्यूब मतलब 8, 1/8 टाइम्स हो जाएगा, 1/8 टाइम्स अगर आप आर को डबल करेंगे। तो पॉइंट चार्ज में अगर डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स, क्योंकि आर स्क्वायर है। लेकिन यहां पे अगर आप डिस्टेंस को डबल करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/8 टाइम। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 1/r क्यूब से वेरी करता है। ठीक है, तो आई होप ये वाला डेरिवेशन सबको क्लियर हुआ होगा। अगला डेरिवेशन जो है वो आपकी इक्वेटोरियल लाइन पे है कि इस पॉइंट पे अगर हम फील्ड निकालें तो कितना होगा। तो यहाँ पे तो एनसीईआरटी वाला डेरिवेशन लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। लेट अस ट्राई टू फाइंड द इक्वेटोरियल लाइन। आई होप इक्वेटोरियल लाइन पे भी सब लोगों को समझ में आ जाएगा। मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे आप कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी चेक करना चाहते हैं। पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और किधर को होगा। ठीक है, तो सिंपल है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज का फील्ड किधर को होगा। अगर यहाँ पे मैं चेक करूंगा तो प्लस चार्ज का फील्ड इससे अवे होगा, तो प्लस चार्ज का जो फील्ड होगा वो इसको अगर मैं लाइन को ज्वाइन करूं तो इससे अवे ऐसे फील्ड बनेगा। दिस इज द फील्ड बिकॉज ऑफ, मान लो ये ए और बी है, तो जो बी के वजह से जो फील्ड होगा इधर को होगा। ऐसे जब मैं ए का फील्ड निकालूंगा तो ए का किधर को होगा, अगर मैं इसको ज्वाइन करूं यहाँ पे तो ए का फील्ड जो होगा वो माइनस है, तो माइनस का टूवर्ड होता है, तो माइनस का फील्ड जो है टूवर्ड होगा। तो ए का फील्ड जो होगा ई ए वो जो है इस डायरेक्शन में होगा। तो ये ए का फील्ड हो गया और ये हमारा बी का फील्ड हो गया। ठीक है, अब ये दोनों फील्ड ऐसे आ रहे हैं। अच्छा, तो नेट फील्ड कितना होगा, तो इन दोनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा हमें। अब वेक्टर सम करने के लिए इनका एंगल पता होना चाहिए। तो देखिए मान लीजिए ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है और मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, सॉरी ये वाला थीटा हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। ठीक है, तो ये थीटा होगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। भाई ये थीटा जो है ये क्या परपेंडिकुलर बाय बेस से आ जाएगा tan थीटा। तो परपेंडिकुलर और बेस तो यहाँ पे सेम है, भाई इतना ये हाइट है और इतनी ये बेस है। इसका बेस कितना होगा, ये पूरा अगर ये 2a है तो बेस कितना हो जाएगा, ये बेस इसका a हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और हाइट तो सेम ही है दोनों की, तो यानी ये सब कुछ बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा। ठीक है, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो दोनों एंगल बराबर है आपस में। राइट, अब हमें यहाँ पे नेट फील्ड निकालना है। अब देखो ये जो फील्ड है यहाँ पे ये वाला, इसके दो कंपोनेंट बन सकते हैं। एक तो इधर को बन सकता है, इधर को कौन सा बनेगा, ई बी कॉस थीटा बनेगा या साइन बनेगा, कॉस या साइन, कॉस, इधर को एंगल होगा इधर को कॉस बनेगा, और इधर को क्या बनेगा साइन। ऐसे इसका कंपोनेंट बनेगा इधर को कॉस और इधर को बनेगा साइन। अब देखो दोनों जो फील्ड हैं ई बी और ई ए, दोनों फील्ड बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि क्यूब दोनों का बराबर है और डिस्टेंस भी बराबर है। भाई जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस इतना भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो अगर चार्ज बराबर हैं और ये डिस्टेंस भी अगर बराबर है, देखो क्योंकि ये डिस्टेंस ए है दोनों में और ये हाइट बराबर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से डिस्टेंस आ जाएगा आपका कितना आएगा, ये ए का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो डिस्टेंस जो है ये इतना आएगा और यहाँ पे भी यही आएगा सेम। तो दोनों डिस्टेंस बराबर है, चार्ज बराबर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इक्वल होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर है। अब जब मैं इनके कंपोनेंट लूंगा इधर को ई बी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा, वो तो ऐड हो जाएंगे। लेकिन जो मैं साइन थीटा वाले कंपोनेंट लूंगा वो क्या हो जाएंगे, वो कंपोनेंट आपस में
कैंसिल आउट कर जाएंगे। जो ईबी साइन थीटा होगा वो क्या होगा, जो इधर को बनेगा आपका ईबी साइन थीटा, और मान लीजिए इधर को बनता है आपका ईबी साइन थीटा कंपोनेंट, और इधर को बनेगा ईए साइन थीटा, दोनों बराबर होंगे आपस में, तो ये आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे, इससे कट जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में क्योंकि, लेकिन इधर वाले ऐड हो जाएंगे। इधर वाले क्या होंगे, ईए कॉस थीटा और ईबी कॉस थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में बनेंगे। ईए कॉस थीटा और ईबी कॉस थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में बनेंगे, दोनों को हम ऐड कर लेंगे। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड कुल मिला के अब जो आया यहां पे वो कितना आया, जो ईपी आया, ईपी हमारा आया ईए कॉस थीटा प्लस ईबी कॉस थीटा। ठीक है, आप 2 टाइम भी कर सकते हो क्योंकि दोनों बराबर है, तो डबल भी कर सकते हैं, 2 ऑफ ईए कॉस थीटा, ऐसे कर सकते हो क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आया एट द पॉइंट P, राइट। अब ईए की वैल्यू कितनी होगी, तो ईए की वैल्यू तो KQ बाय आर स्क्वायर होती है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी KQ बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर कितना लेंगे, अब देखिए हम जो ये निकाल रहे हैं ये मान लीजिए डाइपोल से हम लोग r डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, ये वैल्यू कितना डिस्टेंस में निकाल रहे हैं, r डिस्टेंस पे हम ये वैल्यू निकाल रहे हैं मान लीजिए। ठीक है, तो r डिस्टेंस पे जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, ये हो जाएगा 2k, k की जगह आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन में r स्क्वायर। r स्क्वायर मतलब हुआ ये डिस्टेंस का स्क्वायर, यहां से यहां तक का स्क्वायर है ना, r मतलब डिस्टेंस होता है चार्ज से, और जिस पॉइंट पे आप फील्ड निकाल रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा आर स्क्वायर प्लस इसके बराबर, पाइथागोरस थ्योरम से ये जो होगा कितना होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आई होप क्लियर हो रहा है सबको भाई, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर है ना, के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आ गया। अब cos थीटा बचा, cos थीटा कितना होगा इस ट्राइंगल में, cos होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा है यहाँ पे, ये बेस है, ये थीटा है तो ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनियस हो गया, तो ये हो जाएगा बेस हमारा a हो जाएगा, और हाइपोटेनियस हो गया हमारा सेम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, इसका रूट है ना, इसकी पावर 1/2, ये हमारा इसकी वैल्यू आ गई हाइपोटेनियस की। ठीक है, चलिए तो डन हो गया हमारा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आया, 2q इंटू ए। अब q इंटू 2a क्या होता है, q इंटू 2a दोबारा क्या होगा, p हो जाएगा, तो p आ गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p आ गया, अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 आ गई, क्योंकि ये पावर 1 है और ये 1/2 है, तो कितनी हो गई, 3/2 हो गई। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो आया P पॉइंट पे कितना आया, ये वैल्यू आपकी सॉल्व करके आई। ठीक है, अब एक चीज बताऊं मुझे, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है इसकी, डाइपोल की डायरेक्शन में है या अपोजिट है इस बार किधर को है फील्ड, इधर को है फील्ड हमारा, तो डाइपोल से अपोजिट है या सेम है, डाइपोल किधर को होता है माइनस से प्लस, तो डाइपोल इधर को है, डाइपोल मूवमेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को है, अपोजिट है, तो इस बार हमारा अपोजिट है। इस बार अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, पी कैप लिखना पड़ेगा, लेकिन माइनस का पी कैप लिखना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा बाहर। तो इस फॉर्म में हम लोग आंसर लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो होगा दिस इंटू पी कैप होगा माइनस का। ठीक है, अच्छा अब इसको वही वाला केस लगाते हैं कि अगर आर बहुत ज्यादा हो गया हमारा ए से तो क्या होगा, तो आर अगर बहुत ज्यादा हो गया तो ए को नेगलेक्ट मारो, तो कितना हो जाएगा, ई पी इक्वल टू हो जाएगा हमारा, इसको के कर लेते हैं, के पी अपॉन में ये कितना हो जाएगा, आर की पावर 2 है, तो 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आर क्यूब हो जाएगा ये भाई, के तो ये हो गया, पी हो गया, ए को हमने हटा दिया, ए को नेगलेक्ट कर दिया, आर की पावर हो जाएगी 3/2 इंटू 2 यानी कि 3 हो जाएगी, तो ये के पी बाय आर क्यूब आया। तो इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आया वो के पी बाय आर क्यूब आया। पिछली बार कितना आया था, कितना आया था पिछली बार, एक्सियल लाइन पे डबल आया था, 2 के पी बाय आर क्यूब आया था, 2 के पी बाय आर क्यूब। तो इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आधा है, तो सेम डिस्टेंस पे अगर आप जाओगे तो एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डबल होता है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल लाइन के। जो यहां पे निकल के आ रहा है हमारा, ये निकल के आ रहा है कि भाई इक्वेटोरियल लाइन पे जो फील्ड है उसका डबल है जब हम एक्सियल लाइन पे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, कई बार न्यूमेरिकल में काम आती है। ठीक है, दूसरी बात यहां पे ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक्सियल लाइन में जो फील्ड था हमारा यहां पे वो इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट था, इन द डायरेक्शन ऑफ क्या था, डाइपोल मूवमेंट। चाहे आप इधर निकालो चाहे इधर निकाल के देख लेना, वो इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट ही आएगा। लेकिन जब आप इधर निकाल रहे हो एक्सियल लाइन पे, यहां पे या यहां पे निकालोगे तो वो क्या आ रहा है, वो अपोजिट आ रहा है, वो क्या आ रहा है, अपोजिट टू द डाइपोल मूवमेंट आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अपोजिट टू द
डाइपोल मोमेंट होता है। दो डिफरेंस होते हैं यहाँ पे कि ये फील्ड आधा होता है यहाँ पे और अपोजिट होता है, आधा और अपोजिट। तो इक्वेटोरियल लाइन पे जो है आधा और अपोजिट होता है। तो आई होप ये दोनों डेरिवेशन सबको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सब लोग ध्यान रखिएगा। अब इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं वो देख लेते हैं। तो ये एनसीईआरटी का डेरिवेशन है जो एनसीईआरटी ने सॉल्व किया है पूरा। तो उन्होंने ये r + a का स्क्वायर डिस्टेंस माना, दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, इसको भी r² माना। फिर उन्होंने cos थीटा लिया, पी कैप की फॉर्म में लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो माइनस पी कैप होगा, यहाँ पे तो माइनस पी कैप लिखा है, उसको सॉल्व करके एनसीईआरटी में फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर फाइनल आंसर जो आएगा kp/r³ आएगा, राइट। अच्छा, एक और फॉर्मूला है जिसका डेरिवेशन हमें नहीं करना है, बस कई किताबों में लिखा हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए पॉइंट ना तो इस लाइन पे हो इक्वेटोरियल पे, ना एक्सियल पे हो, कहीं रैंडम पॉइंट हो कहीं पे, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। उस केस में हमारे पास एक फॉर्मूला है सिंपल, और हम एक केस ये मान के चलेंगे कि r काफी ज्यादा है। तो सिंपल फॉर्मूला होता है कि मान लीजिए एक पॉइंट है, यहाँ पे k पॉइंट है, तो ये कितने डिस्टेंस पे, यहाँ से r डिस्टेंस पे मान लीजिए, ठीक है, r डिस्टेंस पे है। और ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये जो एंगल बना रही है डाइपोल के साथ, डाइपोल मूवमेंट के साथ, देखो डाइपोल मूवमेंट माइनस से प्लस की तरफ है, और ये लाइन कितना एंगल बना रही है यहाँ पे, ये लाइन एंगल बना रही है थीटा। तो यहाँ पे जो है अगर आपको थीटा पता है और ये r पता है आपको, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कितनी आएगी, वो आएगी p3 cos² थीटा + 1 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 4πε0 r³, या फिर आप याद करने के लिए कर सकते हैं kp/r³ इंटू 3 cos² थीटा + 1। ये हमारी वैल्यू आ रही है, जबकि हमारा पॉइंट डाइपोल से r दूरी पे है। यहां से दूरी कितनी है, डाइपोल के मिड पॉइंट से r दूरी पे है, और डाइपोल मूवमेंट के साथ जो एंगल है वो थीटा है। कितना एंगल है, थीटा। ध्यान रखिएगा, अगर मान लीजिए ऐसा होगा डाइपोल और ये पॉइंट यहां पे होता, तो ये जो एंगल आप लेते, तो कौन सा एंगल लेते, ये वाला एंगल लेना पड़ता आपको, क्योंकि एंगल आपको डाइपोल मूवमेंट के साथ लेना होता, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना चाहिए, kp/r³ 3 cos² थीटा + 1, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ये हमारा होता है। तो और जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आती है वो कुछ ऐसे आती है ना, मतलब जो लाइन है ज्वाइन करने वाली, उससे कुछ अल्फा एंगल पे आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा इधर को होता है, तो अगर हम ये अल्फा एंगल निकालना चाहें तो वो कितना होगा, उसके लिए भी फॉर्मूला है। अल्फा एंगल अगर आप निकालोगे यहाँ पे, तो केवल आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, यहाँ पे जो अल्फा एंगल का फॉर्मूला आता है वो इतना आता है 1/2 tan अल्फा जो आता है एक्चुअली 1/2 tan थीटा आता है। tan थीटा क्या था, यहाँ पे थीटा हमारी जो लाइन ज्वाइन करी थी उसका एंगल था, ये वाली जो लाइन ज्वाइन कर रही है ना इसका एंगल थीटा है। तो ये जो अल्फा आता है वो कितना आता है 1/2 tan थीटा के बराबर, तो वहां से अल्फा हमारा tan इनवर्स 1/2 थीटा आता है, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है यहाँ पर, जो फील्ड हम निकालते हैं, दो तरह के फील्ड निकालते हैं। जैसे मान लो डाइपोल है, तो डाइपोल में एक एक्सियल फील्ड आपने निकाला है और एक आपने इक्वेटोरियल फील्ड निकाला है। तो यहाँ पे भी हम लोग दो तरह के फील्ड निकालते हैं, एक तो रेडियल बोलते हैं एक को, और एक को बोलते हैं थीटा के वाला फील्ड, है ना। तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का चक्कर है, तो ये फील्ड दोनों आते हैं, 2 kp/r³ वाला फॉर्मूला और एक p/r³ वाला फॉर्मूला लगाया है इसमें, है ना। तो वो लगा के हम लोग सॉल्व करते हैं, तो वहां से आपका फिर ये वैल्यू आती है। लेकिन आपको सब ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए यहाँ पे, ये याद करना है आपको कि tan अल्फा इतना आएगा आपका, बस। हालांकि ये कंपटीशन में ये चीजें या कहीं पे भी नहीं पूछते हैं, जो यूजुअली पूछते हैं वो केवल अगर ज्यादा पूछेंगे तो ये पूछते हैं बस, ठीक है, केवल ये पूछते हैं। हो सकता है एक आधा किताब में कोई क्वेश्चन आपको वाला भी मिल जाए, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन अगर आता है तो यही आता है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला में ध्यान रखना है, kp/r³ 3 cos² थीटा + 1, ठीक है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर क्या इससे हम एक्सियल लाइन पे निकाल सकते हैं फील्ड, या इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड निकाल सकते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था। तो मान लो मैं एक्सियल लाइन पे निकालता हूं फील्ड यहाँ पे, तो थीटा कितना हो जाएगा एक्सियल लाइन पे, थीटा विल बी, ये जो लाइन है ये इधर को आ गई, तो थीटा कितना हो गया 0। थीटा 0 मतलब कॉस कितना हो गया, cos 1 हो गया। जैसे आप cos 1 रखोगे यहाँ पे तो कितना हो गया 3 हो गया, ये 3 × 1 मतलब 3 + 1 4 का रूट कितना होता है 2, तो कितना हो जाएगा 2p, तो कितना आ जाएगा 2 kp/r³। तो वही आ गया फॉर्मूला जो हमने पहले ड्राइव किया था, 2 kp/r³, ठीक है। और जब हम इक्वेटोरियल लाइन की बात करेंगे तो इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होता है, इक्वेटोरियल लाइन पे थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 90, और थीटा के 90 होते हैं 0 हो जाएगा। ये 0 होते ही कितना हो जाएगा p/kp/r³, भाई ये 1 हो गया पूरा, ये तो 0 हो गया तो 1 हो गया, तो p/kp/r³, तो उस केस में kp/r³ हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है दोनों इससे ड्राइव हो सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ओके। तो कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले। An electric field at a point on the equatorial line of a dipole and the direction of dipole moment, इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल
ऑफ द डाइपोल, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट में क्या रिलेशन होता है, मतलब पैरेलल होते हैं, अपोजिट होते हैं या परपेंडिकुलर होते हैं, नॉट रिलेटेड। परपेंडिकुलर में पढ़ाई नहीं तो पैरेलल पढ़े अपोजिट। तो क्या होता है बताओ, इक्वेटोरियल लाइन, एक यहां पे चार्ज एक यहां पे और ये लाइन, तो फील्ड किधर निकला था हमारा, आपने देखा ना कंपोनेंट बनाए थे आपने, ऐसे ऐसे और फिर नेट ऐसे आया था, ठीक है। अच्छा डेरिवेशन सब लोग जो हमने कराया ना अभी, ये डेरिवेशन सब लोग 2-3 बार कर लेना अगर जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो भाई, क्योंकि बोर्ड में डेरिवेशन आपको खुद जब तक करोगे नहीं 2-3 बार आपको याद नहीं होंगे, तो खुद करके देख लेना डेरिवेशन। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो इधर को आया था, राइट, और डाइपोल मूवमेंट इधर को था, तो ये आपस में क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन, बी आंसर आ जाएगा, ठीक है, इजी है। तो अगला क्वेश्चन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल डिपेंड ऑन द डिस्टेंस आर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करता है, R4 पे, R3 से, R स्क्वायर से या फिर R से, अभी हमने डिस्कस किया था। क्या आंसर होगा, R क्यूब, हमने कहा R क्यूब आया था 2 kp बाय R क्यूब या फिर kp बाय R क्यूब, राइट, तो R क्यूब आता है। आगे, a point charge placed at a point on the axis of electric dipole at some large distance experiences a force F, तो उस पर फोर्स F लग रहा है, एक चार्ज रखा हुआ है डाइपोल से कुछ दूरी पे, उस पर फोर्स F लग रहा है। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट चार्ज व्हेन द डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल इज डबल्ड। तो मान लो डाइपोल है एक -q + q, इसके एक्सिस पे बोल रहा है वो, लिखा है ना यहाँ पे एक्सिस, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है मान लो q, इस पे फोर्स लग रहा है, तो कितना फोर्स लगेगा इस पे, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू ई, फटाफट बोल रहा है फटाफट, क्योंकि आप पढ़ चुके हो सब लोग, ठीक है, Q इंटू ई फोर्स लगेगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर मैं इस डिस्टेंस को, जो डिस्टेंस है डाइपोल से, मान लो ये r डिस्टेंस है, इसको डबल कर दूं तो फोर्स कितना लगेगा, अभी मान लो F लग रहा है तो कितना लगेगा, तो आपने भी पढ़ा है जो फोर्स होता है आपका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, R क्यूब। तो आपका जो फोर्स का रेशो आएगा, मान लो F1 बाय F2 का जो रेशो आएगा वो क्या आएगा, F1 तो आपका R क्यूब पे डिपेंड करेगा और डिस्टेंस आपने डबल कर लिया तो 2R क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। तो वैल्यू कितनी आएगी F2 की, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 8R क्यूब बाय R क्यूब। तो फोर्स कितना हो जाएगा, ये F1 है इक्वल टू F2 और ये बाय 8, तो F2 आपका जो आएगा वो F1 बाय 8 आएगा। क्या आएगा, पहले वाले फोर्स का 1/8। भाई हमने डिस्कस किया था ना कि अगर हम R को डबल करेंगे तो 2R का क्यूब होगा, यहाँ पे 8R क्यूब आ जाएगा अपॉन में, तो फोर्स कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, कितने टाइम्स कम हो जाएगा, 1/8 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। तो यहाँ पे जो फोर्स होगा हमारा वो 1/8 टाइम्स हो जाएगा। आई होप ये भी क्लियर हुआ सबको, ठीक है जनाब। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट लिखा हुआ 1/8 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर इन द एक्सियल पोजीशन इज E। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाइपोल से डिस्टेंस r पे, ये डाइपोल है, इससे डिस्टेंस r पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है, डिस्टेंस r पे, ठीक है जी। फिर क्या करें, इफ द डाइपोल इज रोटेटेड बाय एंगल 90, अगर इसको 90 डिग्री रोटेट कर दें परपेंडिकुलर अबाउट इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब इस एक परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये वाला एक्सिस से परपेंडिकुलर है ना, इसके अबाउट डाइपोल को घुमा दिया, तो घुमाएंगे तो कैसे हो जाएगा, ये घुमा के ये मान लीजिए इधर को आ गया, ऐसे हो गया डाइपोल, -q इधर आ गया और +q इधर आ गया, फिर उल्टा मान लो, कोई भी मान लो केस, ऐसे घुमा दिया, ठीक है, अबाउट इट्स एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट घुमा दिया इसको। तो आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना होगा, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पे कितनी आएगी ये आपको बताना है। तो अभी आपने पढ़ा था यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है एक्सियल लाइन पे यहाँ पे, और जब इक्वेटोरियल लाइन में हम फील्ड निकालते हैं तो क्या रिलेशन होता है दोनों में, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E मान लो 1 है और ये E2 है, तो आपको पता है जो E1 वाला फील्ड होता है वो ज्यादा होता है, कितना होता है वो, E1 जो होता है वो डबल होता है E2 से, ठीक है। तो अगर हमारा पॉइंट यहाँ पे रखा होता r डिस्टेंस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होता, या फिर आप ये मान लो कि अगर यहाँ पे पॉइंट रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, आधा, हाफ हो जाएगा। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे जब इसको घुमाएंगे तो पहले ये पॉइंट हमारा एक्सियल लाइन पे था, ये जो पॉइंट था यहाँ पे ये एक्सियल लाइन पे था, लेकिन जब आपने डाइपोल को घुमा दिया अभी इक्वेटोरियल लाइन पे आ गया, तो फील्ड कितना हो जाएगा, फील्ड हमारा हो जाएगा आधा, हाफ हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, E/2, सिंपल, क्लियर है, क्योंकि एक्सियल लाइन पे फील्ड हमारा डबल होता है, ठीक है, इक्वेटोरियल पे आधा होता है, तो सी आंसर हमारा E/2 आ गया, राइट, क्लियर है। तो आई होप यहां तक सबको जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल
के बारे में सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट हैं जो हम अगली क्लास में, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में अगले और कंसेप्ट के साथ। सब लोग पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। बाय ऑल ऑफ यू।